तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं एनयूसी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दरख्शा उर्दू की, जिसका नाम है भाभी जान। चैप्टर का नाम है भाभी जान। आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने शबनम कमाली यानी हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के बारे में पढ़ा था। वो पहला लेसन था, आज हमारा दूसरा लेसन है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो आपको क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चैप्टर को समझना। जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे, जब तक आप क्वेश्चन कितना भी याद कर लें, कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 से 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। और ये मसला कब होता है ज़्यादातर, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और लिखते हैं, तब जाकर आपके जितने दिमाग में बातें होती है सब खत्म हो जाती है, सब क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, याद नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चैप्टर को समझने की। मैं और टीचर की तरह ये नहीं कहूँगा आपको कि मेरी पूरी वीडियो देखिए, बल्कि अगर आपको समझ में आए तब देखिए, अगर नहीं समझ में आया अदरवाइज तो कोई बात नहीं है। देखिए, और जो टीचर होते हैं वो सिर्फ उसकी जो मोटी मोटी बातें होती हैं वो बताते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ, मैंने यहाँ पर दरख्शा बुक लिया हुआ है और पूरा डिटेल्स के साथ इसमें जो बताया गया है, जो लिखा हुआ है, मैं वही बताऊंगा आपको। तो बस एक दरख्वास्त यही है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी बच्चे उर्दू में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम में, वो अच्छे से अच्छे नंबरों से सरफराज हो। तो आइए हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सबक नंबर 2, यानी सबक नंबर 2 का नाम ही भाभी जान है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है भाभी जान। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके लेखक यानी राइटर के बारे में जानकारी पता करनी होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम उसके लेखक के बारे में नहीं पता करेंगे तो फिर हमें चैप्टर को सही से समझ में नहीं आएगा। और जो ये लेखक होते हैं, जो हमारे मुसन्निफ होते हैं, उनके बारे में लगभग 10% एक बुक से सवाल आता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में। मुसन्निफ लेखक को कहा जाता है, राइटर को कहा जाता है, जो चैप्टर को लिखते हैं उसको मुसन्निफ कहा जाता है। इसके मुसन्निफ कौन है यानी लिखने वाले कौन है, तो नाम है सुहेल अजीम आबादी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मुसन्निफ का नाम क्या है, सुहेल अजीम आबादी। उसके बाद तखल्लुस। तो जैसा कि हमने पहले लेसन में भी पढ़ा था कि तखल्लुस किसे कहते हैं, तखल्लुस क्या है, तो जब कोई शायर अपनी शायरी में अपने नाम के अलावा कोई अदर नाम का इस्तेमाल करता है, कोई दूसरा नाम यूज करता है अपने नाम में, तो उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तखल्लुस क्या करते थे, सुहेल कहते, ये सुहेल तखल्लुस करते थे। और इनका असली नाम क्या था, यानी अपना नाम क्या था, असली नाम, असल नाम जिसको बोलते हैं, वो है सैयद मुजीबुर रहमान। क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान इनका असली नाम है। और ये जो तखल्लुस करते थे, यानी जो जिस नाम से ये मशहूर थे, हम अपने गांव की लैंग्वेज में उर्फी नाम बोलते हैं, तो वो क्या था, सुहेल अजीम आबादी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर पैदाइश है। पैदाइश कब हुआ, 1911 ईस्वी पटना में हुई इनकी पैदाइश। इनकी पैदाइश कहाँ हुई, 1911 ईस्वी में पटना में हुई, ठीक है। उसके बाद इनका इंतकाल कब हुआ, तो 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। कितने में, 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। और ये रहने वाले कहाँ थे, इनका आबाई वतन कहाँ था, तो शाहपुर भदौल है इनका जो आबाई वतन, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ इनका क्या है, शाहपुर भदौल, जो पटना जिला में ही वाक़ है, यानी पटना जिला में ही आता है शाहपुर भदौल। तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये जितने हैं ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है मोस्ट वीवीआई। ये मोस्ट वीवीआई 2015 से लेकर और 2000 यहाँ पर 24 तक के जितने हैं, इन सब में से एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछता है ये चैप्टर में से। और यहाँ पर जितने लिखे गए ना, ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब हैं। तो आपको क्या करना है, मैं हट जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसको याद ही कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। इतना याद हो गया तो समझिए कि आपका आधा चैप्टर सॉल्व हो गया, आधा चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ मोटी मोटी और बातें और है सुहेल अजीम आबादी के बारे में बता दूं कि सुहेल अजीम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक का माना होता है कि एक जमींदार खानदान से उनका रिलेशन है। और ये छोटा नागपुर में रहते हैं और वहाँ जब रह रहे थे तो वहाँ के मजदूरों, किसानों के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है। ये अब एक अफसाना निगार है, अफसाना कहानी को कहा जाता है, समझे। तो जब ये छोटा नागपुर में रहते थे तो वहाँ के जो जमींदार लोग थे वो मजदूरों से काम करवाते थे, समझे। और क्या करते थे कि उनको उनकी मजदूरी नहीं देते थे, उनकी उजरत नहीं देते थे। तो यही सब माहौल में रहकर
सुहेल आज़िम आबादी को एक टॉपिक मिल गया, एक मौजू मिल गया। ज़्यादातर किस में लिखे हैं? सुहेल आज़िम आबादी ने मज़दूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, लाचारों और जो बेचारे मजबूर हैं उन लोगों के ऊपर इनके अफसाने बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर सुहेल आज़िम आबादी क्या किए हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तालीम तरबियत हासिल भी किए हैं, और इफ्ताद इत्तबा की वजह से ये अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सके, यानी थोड़े कमज़ोर भी थे। तो लेकिन फिर भी कलकत्ता जैसे बड़े बड़े मराकज़ में ये क़याम पजीर रहे, वहाँ लोगों को ये दिन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। उसके बाद क्या हुआ कि सुहेल आज़िम आबादी ने एक चीज़ और, इसमें सुहेल आज़िम आबादी ने सबसे पहला जो काम इख्तियार किया, मुलाजिमत की, वो है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो को इसने क्या किया? मुलाजिमत इख्तियार की। उसके बाद इनका एक तबादला हो गया। तबादला का माना होता है ट्रांसफ़र, कहाँ? श्रीनगर कश्मीर हो गया इनका ट्रांसफ़र, समझे। उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया, उसके बाद इन्होंने अपने काम से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ रखते हुए ये छोटा नागपुर में रहते, तो क्या हुआ कि मज़दूर के ऊपर इनको एक टॉपिक मिल गया लिखने का। उसके बाद यहाँ पर है कि सुहेल आज़िम आबादी की तख्लीक़ात में, यानी सुहेल आज़िम आबादी के मजमुए यानी अफसाने जितने हैं ना, 3 अफसाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। पॉपुलर मतलब शाये का माना होता ही है ये अपलोड कर देना, शाये कर देना, कि सुहेल आज़िम आबादी की 3 अफसाने हैं। पहला है आदमी के रूप, दूसरा है 4 चेहरे, और तीसरा है अलाव, समझे। आदमी के रूप, 4 चेहरे और अलाव, ये बहुत ही ज़्यादा इनके मशहूर किताब है। और एक नाविल है। नाविल का माना होता है फ़ोटोकॉपी। जैसे एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी के बारे में हम लिख रहे हैं, हालांकि उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही है, लेकिन वो हकीकत में ज़िंदगी नहीं है। जैसा कि हम आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में क्या होता है, वैसे ही बात होती है जैसा हम फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, लेकिन वो फ़ोटोकॉपी तो होता है, सेम चीज़ वही होता है जैसा कि हमारे आधार कार्ड में, लेकिन वो ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं होता, उसी को नाविल कहा जाता है तो लेकिन वही चीज़, लेकिन क्या है, ओरिजिनल नहीं, उसी को नाविल कहा जाता है। तो सुहेल आज़िम आबादी की एक नाविल है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाभी जान के बारे में बात करते हैं। देखिए, भाभी जान में 3-4 लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये कहानी मुनहसर करता है। जब तक ये लोग नहीं होंगे, जब तक कहानी में कोई भी ट्विस्ट नहीं आने वाला। सबसे पहले तो भाभी जान है जिसका असली नाम है रुकैया। आप लोगों को तो मालूम होगा, भाभी जान है जिनका असली नाम क्या है, रुकैया भाभी के नाम से वो मशहूर है। दूसरी इसमें है उनका देवर जिसका नाम है अख्तर, वो भी एक शायर है। एक बात याद रखिए, अख्तर जो है वो भी एक शायर है। तीसरी है उनकी बेटी जिनका नाम है रेहाना, छोटी ही है अभी वो। उसके बाद एक और लड़की है जिसका नाम है शिम्मी, वो भी एक गरीब लड़की है, उसकी ही कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन आइए हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रुकैया भाभी के हमें याद आती है तो एक शम्मा की तरह मालूम होती है। शम्मा का माना क्या होगा, एक दिया जो जलती और पिघलती रहती है। जैसा कि अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, उससे रोशनी निकलती रहती है, लेकिन वो क्या होता है, पिघलता रहता है, लेकिन वो कभी भी अपने काम से हटता नहीं है। जब तक उसको हवा ना बुझा दे या हम खुद ना बुझा दे, वो कभी भी नहीं बुझती। क्या करती है, जलती रहती है और पिघलती रहती है। इसी तरीके से क्या हुआ कि सुहेल आज़िम आबादी ने एक कहानी लिखा जिसका नाम क्या था, भाभी जान। भाभी जान में सबसे पहले का नाम क्या था, रुकैया भाभी। रुकैया भाभी एक बहुत ही मेहनती खातून है, बहुत ही बेहतर खातून है। वो हमेशा क्या करती हैं, लोगों की मदद करती हैं। और अख्तर जो उनके देवर हैं वो उनके घर आए हुए थे। अख्तर भी अपनी शादी के लिए उनसे मशवरा करने के लिए आया था, लेकिन हुआ क्या कि भाभी जान को बहुत ज़्यादा काम रहता था। वो घर को भी संभालती थी, अपनी कोचिंग को भी देखती थी। उसके बाद क्या होता था कि वो कॉलेज भी पढ़ाने जाती थी। लेकिन होता क्या है कि वो कॉलेज क्यों पढ़ाने जाती थी, वो खुद क्यों कमाती थी, उनके शौहर क्या करते थे। तो एक बात बता दूं, उनके शौहर जो थे वो ज़्यादातर घर में नहीं बल्कि जेल में रहा करते थे। उनके शौहर कहाँ रहते थे, जेल में रहते थे। उसका मकसद ये था, कारण भी था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिशियन में काम करते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा सियासतदार आदमी थे। एक केस उन पर एक मुकदमा लगता था, अगर वो छूट कर बाहर भी आ जाते तो दूसरा मुकदमा फिर उस पर चढ़ जाता था, और क्या होता था कि दोबारा वो जेल चले जाते थे। इसलिए ज़्यादातर क्या वो जेल ही में रहते थे। इसी वजह से भाभी जान को ही घर और सारा काम उन्हीं को संभालना पड़ता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अगर शुरू से पढ़े तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि शिम्मी जो थी लड़की, वो भाभी जान के कॉलेज में ही पढ़ती थी। और भाभी जान को कॉलेज से फीस कितने मिलते थे,
400 रुपया उनको फीस मिलता था और 50 रुपया एक लड़की को वो ट्यूशन पढ़ाती थी वहां से मिलता था। तो कुल मिलाकर 450 रुपया उनकी कुल आमदनी थी और इन्हीं से वो क्या करती थी, लोगों की मदद भी करती थी, अपना घर भी चलाती थी, बच्चों की तालीम भी देती थी और भी लोगों जो होते हैं उनके घर में मुलाजिम भी बहुत सारे थे उनकी भी मदद करती थी। तो इसी तरीके से भाभी जान क्या है कि एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून मानी जाती है, एक बहुत ही बेहतर खातून मानी जाती है। तो और यहाँ पर देखा जाए तो भाभी जान जो है ना, हमेशा चाहे कितना भी काम हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हमेशा वो क्या करती, मुस्कुराती रहती थी और औरतों की ज्यादातर मदद करती थी। भाभी जान लेसन जो है इससे ज्यादातर बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियां आए, वो कभी भी अपने चेहरे पर ये परेशानी जाहिर ही नहीं होने दिए कि मुझे इतनी सारी परेशानी है या कुछ भी है। तो मैं आपको बता दूं कि भाभी जान जो है वो बहुत ही ज्यादा दयालु खातून थी, लोगों की मदद ज्यादा करती थी। तो शिम्मी जो लड़की थी उसकी भी मदद कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। ये VI क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शिम्मी एक बार रोती हुई घर में आई और कहने लगी कि भाभी जान मेरे भाई की कॉलेज की फीस जमा करनी है, MA का एग्जाम है और मुझे फीस जमा करनी है, लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। और भाभी जान ही एक ऐसी खातून थी जिसको लोग बोल देते थे कि मुझे इसकी ज़रूरत है और किसी के पास जाते भी नहीं थे, क्योंकि जिसके पास इंसान उसी के पास जाता है जो मदद करता है। तो शिम्मी जो है वो भाभी जान रुकैया भाभी के पास आती है और अपना सारा माजरा सुनाती है। तो रुकैया भाभी उठती है और अपनी अलमारी में से रिहाना के लिए जो वो चूड़ी बनवाई थी सोने की वो निकालती है और उसको दे देती है। किसको दे देती है? शिम्मी को दे देती है। और वो ये बोलती है कि तुम जाओ इसको बेच लेना और अपने भाई की MA की फीस जमा कर देना। और एक बात यहाँ पर और है कि रेहाना के लिए जो चूड़ी बनवाई गई थी, रेहाना ने सिर्फ उसको एक ही बार पहना था। तो यहाँ पर हमें यह बात समझ में आ रही है कि सुहेल आज़िम आबादी ने जो कहानी लिखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादातर औरतों के लिए एक सीख है कि कभी भी हमें कोई परेशानी आए तो हमें अपने साथ साथ लोगों की भी मदद करनी है। इसी तरीके से सुहेल भाभी जान जो रुकैया भाभी हैं उनके घर में एक मुलाजिम थे, उनकी बीवी ये अस्पताल में थी, तो उनके बच्चों के लिए स्वेटर, दूध वगैरह ये खुद ही रुकैया भाभी पहुंचाया करती थी। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि भाभी जान जो है ये एक बहुत ही अच्छी खातून थी। पहले ये बहुत बड़े और बहुत लाड़ प्यार से पाली हुई खातून है, लेकिन जब वो माहौल में आती है, जब इनकी जिंदगी में परेशानियां आ जाती है तो क्या करती है, ये परेशानियों से लड़ना सीख जाती है, बल्कि भागना नहीं सीखती। इन्होंने ये ठान लिया था कि अगर हमने अपना ये क्या हौसला हार दिया तो फिर हमारा मददगार कोई नहीं होगा। बल्कि इन्होंने क्या किया, एक कॉलेज ज्वाइन किया, वहां पर लेक्चर बनी इंग्लिश की, उसके बाद वहां पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कोचिंग भी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से उनको आमदनी आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जिंदगी बआसानी गुजरने लगी। तो मैं यहाँ पर जो मोटी मोटी बात थी मैंने वो बता ही दी है। उसके बाद अगर कुछ रह भी जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप एक बार चैप्टर पढ़िएगा और मैंने जो बताया है उसको एक बार देखिएगा, सारा का सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर रही बात ऐसा कि लफ्ज और माना और सवालात वगैरह, तो मैं आपको बता दूं, सवाल भी बता रहा हूं कि सवाल नंबर 1 में है सुहेल आज़िम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो सुहेल आज़िम आबादी पटना में पैदा हुए। नंबर 2 में है सुहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम क्या था, यानी असली नाम पूछ रहा है। तो सुहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम और असली नाम दोनों क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान साहब है। तीसरा में है सुहेल आज़िम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और किस साल शाया हुआ था, तो सुहेल आज़िम आबादी के पहले मजमुए का नाम था 4 चेहरे। चौथा में सुहेल आज़िम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, तो सुहेल आज़िम आबादी की इब्तिदाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुहेल आज़िम, यहाँ पर देखिए सुहेल आज़िम आबादी की इब्तिदाई उनके आबाई वतन यानी शाहपुर भदौल में हुआ, शाहपुर भदौल में हुआ इनकी शुरुआती तालीम। उसके बाद यहाँ पर मुख्तसर तरीन सवालात हैं, फिर से क्या बोलते हैं 5 नंबर वाले सवाल हैं, तवील सवालात, ये सब आपको अपनी बुक से ही बनाना होगा ताकि आपको भी क्या है सोचने की सलाहियत बढ़ जाए। अगर आपने तमाम सवालातों के जवाब अपने दिमाग से निकाल लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने भाभी जान जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अभी तक के लिए इतना ही, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि मेरे साथ साथ जितने बच्चे हैं वो सब उर्दू में एक्सपर्ट हो जाए। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।